हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट। और यहाँ पर हम लेकर आए हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुरानी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विकास किससे प्रभावित होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है विकास पर प्रभाव डालने की। कौन से कारक है जो प्रभाव डालते हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारक। तो जी हाँ, बच्चे के जो व्यक्तिगत कारक हैं वो बच्चे पर प्रभाव डाल सकते हैं। व्यक्तिगत कारक में आ सकता है कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है या बच्चे के स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्कूल का माहौल। तो जी हाँ, स्कूल का माहौल भी बच्चे के विकास पर प्रभाव डाल सकता है। थर्ड में दिया है सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। तो सामाजिक पारिवारिक प्रभाव भी उस पर प्रभाव डालते हैं। मान लीजिए फैमिली में ही क्या हो रहा है, कोई किसी में अनबन हो गया है, कोई झगड़ा चल रहा है, तो बच्चे के विकास पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे ये चीज़ें जो है बच्चे को इफेक्ट डालती हैं। और कक्षा का माहौल भी डालता है कि बच्चे आपस में झगड़ा कर लेते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसको टीज़ करते हैं, चिढ़ाते हैं, उसको कभी आगे नहीं बैठने देते हैं, तो उसको सीखने नहीं देते हैं चीज़ें। तो वो चीज़ें भी क्या होती हैं, बच्चे पर प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ पर तीनों जो कथन है ये सही है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं। केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, और थर्ड में दिया हुआ है, जो लास्ट में दिया हुआ है क्या है ये, यहाँ पर इसमें दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड और क्या दिया हुआ है, थर्ड। तीनों पॉइंट जो है ये सही हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो लास्ट पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा करेक्ट और सुटेबल है। तीनों जो आंसर दिए हुए हैं वो सही हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। डी सही है यहाँ पर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक अभिकथन। अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था के अनुभव सकारात्मक हों। और इसका कारण दिया है, कारण दे रखा है बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि बच्चे का जो बचपन होता है उसमें क्या होता है, उसको ऐसे अनुभव मिले जो सकारात्मक हो, जो उस पर निगेटिव प्रभाव न डालें। और ये चीज़ें किससे जुड़ी हुई होती हैं, संज्ञानात्मक विकास से और संवेगात्मक विकास से। तो जी हाँ, ये चीज़ें सही हैं। बच्चे के ज्ञान से और उसके इमोशंस से जुड़ी हुई होती हैं ये चीज़ें। आपको एग्जांपल देकर मैं समझा देती हूँ। मान लीजिए बचपन में बच्चे ने कोई पेट पाला और उसको कुछ हो गया या वो खो गया, या मान लीजिए उसकी डेथ हो गई, तो बच्चा क्या करता है, उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, प्यार करता है। और जैसे ही उसका पेट उसके पास से चला जाता है तो क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और ये घटना क्या करता है, यह घटना वो हमेशा याद रखता है और जो उसके जीवन पर बहुत प्रभाव छोड़ती है। और बचपन की जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा बनी रहती हैं, स्थायी बनी रहती हैं। बचपन में सीखी गई चीज़ें बच्चा भूलता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको सकारात्मक जो है अनुभव मिले, जो उसको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें, अच्छी अच्छी बातें हों, अच्छी यादें हों। तो जो बड़ा होने के बाद बच्चा अपना पास्ट याद करे तो अच्छी चीज़ों को याद करे, इसलिए जिससे कि वो उन चीज़ों को लेकर फ्यूचर में डिस्टर्ब ना हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही हैं। तो यहाँ देख लेते हैं क्या इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए में दिया हुआ है ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में देख लेते हैं क्या दिया है। सी में दिया हुआ है ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और डी में दिया है ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। दिया है ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बात की जा रही है छोटे बच्चों की और उनके समाजीकरण की, तो इसके लिए कौन सा कथन यहाँ पर सुटेबल होगा, देख लेते हैं ऑप्शन। विद्यालय समाजीकरण की प्रथम संस्था है, तो विद्यालय जो है समाजीकरण की द्वितीय संस्था होती है बच्चे के लिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में देख लेते हैं परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, तो ये बात यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये द्वितीयक संस्था होती है। मुद्रक संचार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी द्वितीयक संस्था में आती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। परिवार जो है समाजीकरण की बच्चे के लिए प्राथमिक संस्था होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 4 में दिया हुआ है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं। 4 में दिया हुआ है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में यह समझने लगते हैं कि वस्तुएं जो हैं आंखों से ओझल हो जाना
उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है। यह कौन सी अवस्था है? बच्चों को कब समझ आ जाता है कि जैसे कोई वस्तु उनसे दूर हो जाती है तो वो खत्म नहीं हुई है, वह है। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो संवेदीगामक जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष होती है, और 0 से 2 वर्ष की अवस्था तक बच्चा कैसा हो जाता है? जो 2 वर्ष का बच्चा होता है वो समझने लगता है कि जैसे मान लीजिए उसके पापा ऑफिस गए हैं और उसकी मम्मा उसको बोल देती हैं कि बेटा पापा ऑफिस गए हैं और शाम को वापस आ जाएंगे। तो बच्चा अपने फादर से अटैच्ड है काफ़ी, पर उसको पता है कि वो शाम को वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे। तो बच्चा समझने लगता है। ये कौन सी अवस्था हो जाती है? संवेदीगामक अवस्था ही है, जिसमें बच्चा समझने लगता है कि चीज़ें ओझल हो जाती हैं पर वो ख़त्म नहीं होती हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। इसका ए और जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 5 में दिया हुआ है, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकड़ों का क्या करना है? 2 समूह बनाते हैं। दो कंकड़ों का क्या करते हैं? 2 समूह बना सकते हैं। बच्चे द्वारा किए गए यह कार्य अनुभव क्या दर्शाता है? बच्चे के द्वारा यह कार्य किए गए अनुभव क्या दर्शाता है? संरक्षण का अनुभव है, उसको संरक्षण कर रहा है, केंद्रीकरण कर रहा है, आत्म केंद्रिता है या वस्तु स्थायित्व है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? बच्चा संरक्षण करना सीख रहा है। बच्चा दो जो उसने कंकड़ लिए हुए हैं उनके समूह बना रहा है, तो उनको क्या कर रहा है? संरक्षित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 6 में दिया हुआ है, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका क्या करना करे? उसको शर्मिंदा ना करे और शर्मिंदा होने से वह बच जाए। तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तर्क का चरण कौन सा है? ये बताना है कि इस तर्क का कौन सा चरण दर्शाता है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। पूर्व परंपरागत चरण है, परंपरागत चरण है, या उत्तर परंपरागत चरण है, या औपचारिक परंपरागत चरण है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चा क्या कर रही है? बेहद समझ चुकी है नैतिक विकास के अंतर्गत कि अगर वह होमवर्क नहीं करके ले जाएगी तो क्लास में क्या होगा? अध्यापिका उसके डांट लगाएगी, उसको शर्मिंदा करेगी बच्चों के सामने कि ये होमवर्क नहीं करके लाई है, देखिए इस बच्चे को। तो बच्ची समझ चुकी है। तो यह कौन सी अवस्था होती है? यह अवस्था होती है परंपरागत। तो ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 7 में दिया हुआ है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो हमें बताना है यह कौन से प्रभाव की बात कर रहे हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं। जैविक, परिपक्वता, संवेगात्मक, आरोपण, प्रतिरूप, नैतिक। ऑप्शन सी में देख लेते हैं। सी में क्या दिया हुआ है? सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक, पुरस्कार और दंड, व्यवहारात्मक। तो पुरस्कार और दंड की बात है तो किसकी आ जाती है? कोहलबर्ग की आ जाती है। पर जहाँ ही बात किसकी हो रही है? लेव वाइगोत्स्की की हो रही है। तो उन्होंने बात की है समाज की, और सांस्कृतिक जो है समाज का ही हिस्सा होती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि लेव वाइगोत्स्की जहाँ भी आए आप समाज को देखते हुए आंसर को टिक करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, ये सांस्कृतिक उपकरण की बात हो रही है, तो ये हो जाता है करेक्ट। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 8। बात हो रही है यहाँ पर फिर से लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो बात करते हैं वो समाज की, बच्चों की हेल्प करने की। तो यहाँ पर क्या है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। तो जी हाँ, ये बात किसने कही थी? लेव वाइगोत्स्की की है ये। तो ये करेक्ट हो जाएगा। बी में देख लेते हैं। बी में क्या है? विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि बच्चे समूह में कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। सी में देख लेते हैं। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली को अपनाना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगी। हस्तक्षेप प्रणाली अपना सकते हैं पर हस्तक्षेप रॉन्ग हो जाएगा। ये निगेटिव वर्ड है तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी में दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या दे रखा है। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। तो बच्चों को अनुकूलित बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें बार बार निगेटिव पुनर्बलन देना चाहिए, अर्थात उन्हें डिमोटिवेट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना, नकारात्मक पुनर्बलन नहीं देना है, उनको पॉजिटिव पुनर्बलन देना है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए एकदम सुटेबल हो जाएगा इसके लिए। बच्चों को क्या करना चाहिए? इन्होंने क्या बात की है लेव वाइगोत्स्की ने कि बच्चों को पाठ देना चाहिए, अर्थात उन्हें स्कैप फोल्डिंग देनी चाहिए। बच्चों को इशारे देकर अगर वो समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 9। एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? हमें ये बताना है। तो प्रगतिशील कक्षा किसको प्रधानता देती है? देख लेते हैं ऑप्शन। अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीकों को, या पाठ्यक्रम को पूरा करने को, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, या विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को।
तो यहाँ पर हो रही है बात प्रगतिशील कक्षा की। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, वहाँ पर परीक्षा केंद्रित नहीं होता है, पाठ्यक्रम को पूरा करने पर जोर नहीं दिया जाता है, अध्यापिका द्वारा या अध्यापकों द्वारा चयनित पुस्तकों को पढ़ाने पर बल नहीं दिया जाता है। वहाँ पर बात होती है किसकी, विद्यार्थियों की, बाल केंद्रित शिक्षा की। बच्चों को केंद्र में रखा जाता है और उनको प्रीफ्रेंस दिया जाता है, क्या कि विद्यार्थियों के मतों और उनको अनुभवों को क्या की जाए, प्रधानता दी जाए, उनको पहले इंपॉर्टेंस दी जाए, उनके जो अनुभव हैं, जो उनके मत हैं, उनको सुना जाए, समझा जाए और उसके द्वारा बच्चे का क्या हो, ज्ञान बढ़े, उनकी शिक्षण हो, अधिगम हो। तो यहाँ पर जो प्रगतिशील कक्षा की बात होती है तो उसके साथ जाता है ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 10 में जो है बात हो रही है हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, देख लेते हैं। बुद्धिलब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभाल का सबसे सटीक अनुमान है। तो ये बात रोंग हो जाती है। बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती, तो प्रभावित होती है, और यहाँ पर नेगेटिव दिया है तो इसलिए रोंग हो जाएगा। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, बुद्धियाँ, और विभिन्न प्रकार के स्तर पाए जाते हैं बुद्धियों के, तो ये बात सही है। बुद्धिलब्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों की बुद्धि स्तर मापने का जरिया है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। तो डी यहाँ पर जो है रॉन्ग है और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार की कक्षा का वातावरण जो होता है या माहौल होता है तो क्या करता है, संज्ञान को सुसाधित करता है। यहाँ पर बात हो रही है कैसा माहौल होना चाहिए कक्षा का, तो ए दे रखा है, मुद्रक संपन्न और संसाधन से परिपूर्ण होना चाहिए, सभी संसाधन कक्षा में मौजूद हों। भययुक्त और धमकी भरा, बच्चों को धमकी दी जाए, उन्हें डराया जाए, तो ये गलत है। अगम्य और बहिष्कारी हो, बच्चे क्या करें, पढ़ें नहीं, बहिष्कार करते रहें चीज़ों का, तो ये गलत हो जाएगा। डी में है उपदेशात्मक, मतलब उनको लेक्चर दिया जाए और पाठ्यक्रम जो पुस्तक है उससे केंद्रित हो, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम पर इतना बल नहीं दिया जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रक संपन्न हो और क्या हो, संसाधन परिपूर्ण हो। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं जेंडर क्या है। तो जेंडर के बारे में बात हो रही है। जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन बी में देख लेते हैं पूरी तरह वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। सी में दिया हुआ है आनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। या क्या होता है, जेंडर एक जन्मजात प्रवृत्ति है, तो हमें ये बताना है कौन सा राइट है। यहाँ पर यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जेंडर जो होता है क्या होता है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, ये प्राकृतिक नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। जो लिंग होता है वो होता है हमारा क्या, प्राकृतिक, और जेंडर जो होता है वो होता है सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित। तो आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 13। पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो हमें ये बताना है कि चिन्हों के द्वारा दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है पियाजे के सिद्धांत में। ये समावेशन होता है, लाक्षणिक प्रकार्यता होती है, या प्रतिवर्ती सोच होती है, या संरक्षण होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये होती है लाक्षणिक प्रकार्यता। बी इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है बहुत सारी गणित जानने की बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह किसका कथन है। तो यहाँ पर दिए हैं ऑप्शन, देख लेते हैं। जॉर्ज पोलिया का है, डेविड व्हीलर का है, हेनरी पॉइनकेयर का है, या श्रीनिवासन रामानुजन का है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डेविड व्हीलर का कथन है ये। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। तो जो पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर होते हैं उन्हें कौन सी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। बाकी सदस्यों के सामान उठाने में सहायता करना, तो जी हाँ ये दी जाती है, सही है। अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलने के लिए कहना, तो यहाँ पर ये कथन सही नहीं है। विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, तो ये उनका मुख्य कार्य होता है, ये सही है। जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते उन्हें रुकने के लिए कहना, ऐसा नहीं होता है, उन्हें मोटिवेट करते रहना होता है। ऑप्शन नंबर ई में दिया है जो साथी बीमार है उनका ध्यान रखना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट करेक्ट निकल कर आते हैं वो है ए,
सी और ये हो जाएगा ई। तो 3 पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं ए बी सी ई दे रखा है, ए सी और ई है, ए सी डी ई है और ए बी डी और ई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए सी और ई वाला जो पॉइंट है ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।